आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड चैलेंजेस। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने हमारे बहुत मौजूद मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जिया निगार भी हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको दावत दी है कि वो आजकल की जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसके बारे में तज्जिया पेश करें और हमें आगाह करें कि उसके चैलेंजेस से और उसके जो पेश आ रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और उनके क्या जो है एक्सपेक्टेड सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब की खिदमत में सलाम पेश करेंगे और उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए इस वक्त जबकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बहुत ही एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है और साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके हवाले से भी जो है बहुत क्रिटिकल हालात पाए जा रहे हैं। वैसे भी कौम यूँ समझिए कि गम में डूबी हुई है और हर जो पाकिस्तानी शख्स है उसका दिल जो है वो इस वक्त गम से जो है वो भरा हुआ है। आप प्लीज बताइएगा कि वैसे इस वक्त बेसिकली क्या आसार और क्या सूरत हाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आप देखते हैं? इफ्तिखार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सहर, आई कांट हियर यू। जी, आपको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको थोड़ी सी जहमत देना पड़ेगी, मुझे मेरी आवाज़ तो आप तक पहुंच नहीं रही। जी अब आ रही। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको जी अब आ रही है? ठीक से आ रही है इफ्तिखार साहब आपको मेरी आवाज़? जी अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस से दो चार है। इस वक्त बहुत जो है गम और अफसरदगी, गुस्से और दुख के जो है अवाम में अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो है वो जज्बात पाए जा रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा सा हमारे सामने डिटेल्स बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की? देखिए, सबसे पहले तो अरशद शरीफ का हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको बहुत गम है, शदीद जो गम गुस्सा भी पाया जा रहा है हमारे जो रैंक्स के अंदर। ये जो आप बात कर रही है ना कि अरशद शरीफ का, ये सिर्फ अरशद शरीफ का मसला नहीं था। पहले तो आप देखें उस पर 16 FIR जो है वो उस पर दर्ज की गई है। फिर साबिर शाकर को यहाँ से धमकियां देकर बुलाया गया और दूसमी इब्राहिम है, जमील फारूकी है। फिर उस पर आप देखें कि ये जो सेनेटर हैं सवाती साहब, उन पर तशद्दुद किया गया, रातों को अगवा करके उनको जा रहा है कि जो एजेंसीज ने के हवाले कर दिया गया। तो पाकिस्तान में जब से ये रजीम चेंज हुई है, जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट विद कंसेंट ऑफ कुछ हमारे जिनको कहा जाता है यहाँ पे एजेंट है, जो इमरान खान बात कहता है कि उनसे मेल मिलाप के पाकिस्तान के अंदर चेंज किया इमरान खान की, हालांकि उसकी जो रेट था तो वो 6 तक था और अब यहाँ पे जो है वो जो आपकी गवर्नमेंट है डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो कॉमन पीपल हैं वो इस वक्त शदीद जो है डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि महंगाई आप देखें कि पेट्रोल कहाँ पे चला गया है और दूसरे जो अशाए खुर्दनी है, जो खाने पीने की अशिया है, वो अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए ये हमें जो ये गुर्बत मटाओ और गुर्बत मकाओ जो इन्होंने शुरू की थी, मुहिम शुरू की थी, वो मकसद तो फौत हो चुका है और ये उनसे दुगनी तिगनी जो करीब इनकी महंगाई पहुंच चुकी है। तो इस वक्त हमारे जो आपने क्वेश्चन किया है कि हमारे जो एक तो सहाफत के बारे में ये डार्क डेज हैं हमारे, और जो गवर्नमेंट है, अब ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया है जिस पर उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, और ये फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस पर 1100 अरब रुपए के केसेस हैं और वो जो उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उस पर TT के केसेस हैं और उसके बेटे उसको जो है मुल्क का जो वजीर आजम जो है इंस्टॉल कर दिया गया, जिसको आप लोग उसको कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सहाफी हैं जो इस रजीम चेंज के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उन पर शदीद जो है क्या कहते हैं दबाव है और चैनल्स को बंद किया जा रहा है, डिक्टेट किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके पोस्टमार्टम जो है अरशद शरीफ का, वो पिम्स में उनको करवाया जा रहा है और दूसरी दफा करवाया जा रहा है क्योंकि उनकी जो वालदा है और बेवा जो हैं
वो ये कह रही हैं कि हमें जो पिछला जो पोस्टमार्टम जो शायद कीनिया में किया गया था उस पर हमें एतबार नहीं है। फिर इस पर उन्होंने एक बना दी है, एक कमेटी बना दी है। अब कमेटी का जो सरबराह है वो अतर वहीद है। अतर वहीद जो डायरेक्टर FIA है, ये वही डायरेक्टर FIA है जब ये SSP होता था गुजरांवाला के अंदर। तो उस वक्त गुजरांवाला में जब ये नवाज शरीफ को निकाला गया था, मुझे क्यों निकाला, जो फेमस जो उसका बल्कि नोटोरियस जो उसका टूर था टुवर्ड्स लाहौर, तो उसमें गुजरांवाला में ये बाहर निकलकर इसने अपनी बेल्ट पेश की थी कि मैं आपकी खातर अपनी वर्दी और अपनी जॉब कुर्बान करता हूं। अब ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया गया है जो नवाज शरीफ का करीबी समझा जा रहा है। तो हालांकि DGISPR जो जनरल साहब हैं, जनरल बाबर इफ्तिखार है, उन्होंने कहा था कि जी हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। अब ये इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो मशकूक हो जाएगी। मेरी यह प्रपोजल थी DGISPR को कि आप जो हैं इसमें 4 या 5 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी शामिल करें, क्योंकि वहां जो कीनियन जर्नलिस्ट हैं वो एंटायरली वो डिफरेंट बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बात हो रही है। अब इस पर देखें दूसरी बात क्या करती कि हमें ये देखना था कि जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल एलीट्स हैं उनको इस पर गम का इजहार करना चाहिए थे। उस पर मरियम नवाज जो है, जो पॉलिटिकल एक पार्टी की मतलब नायब सदर है, लेकिन वो जो अपना उसने रोल अडॉप्ट कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून की वो सरबराह है। हालांकि सदर तो शहबाज शरीफ है और नवाज शरीफ जो नाहल होकर वहां पे बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। तो उसने एक ऐसी कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्वीट की है कि जिससे जो उनकी बेवा बच्चे और उसकी जो बुढ़ी वालदा है उसको शदीद बेचारी को वो लगा, उनको गम लगा कि यार एक ऐसी औरत जो है उनकी डेथ के ऊपर इस किस्म की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। इस पर जब प्रोटेस्ट ज्यादा हुआ तो फिर उसने लंदन में से फिर उसने फिर एक माफी मांगी फिर दोनों वो डिलीट करवा दी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो रजीम चेंज के बाद जो हालात हुए हैं सहाफत के और इकोनॉमिक जो हालात हैं, उसको आप देखें कि ये जो इसाक डार है, ये शायद खाकान अब्बासी के जो वजीर आजम था उस वक्त, ये इमरान खान के दौर में नहीं भागा, ये वजीर आजम था उस वक्त, वहां पे भागा, लंदन भागा था उसके जहाज में बैठकर, और सिर्फ और PMLN की गवर्नमेंट में भागा था। और वहां भागा इसलिए था कि इसको जो तहकीकाती इदारे उन्होंने पूछा कि भी तुम्हारी जो 900 गुना जो बढ़ गई है, आमदन बढ़ गई है, ये इसका आप जवाब पेश करें कि आप पहले आपने चंद लाख रुपए आपने शो किए थे, आप जो आपकी जो आमदन है वो इतने 900 गुना बढ़ गई है, आप इसका जवाब पेश करें कि किस तरह आपने जो ये कहां से आपने ये अर्न किया है। तो इस बात पर वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही भाग गया था। अब वापस उसको बुलाया गया, एक ऐसा शख्स जो भगौड़ा रहा है 4 साल और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है पाकिस्तान की एपेक्स स्पोर्ट का, और वह वापस आकर फिर आप देखें इसको जो चैंपियन के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी। ये IMF से इसने कहा कि मैं 26 साल मेरा तजर्बा है, वहां जाकर इसको घास नहीं डाली गई IMF ने। और वो जो इसने जो बॉन्ड जो थे पाकिस्तान के जो कमर्शियल बॉन्ड्स थे उसको इस हद तक वो नीचे गिर गए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है, जो मूडी ने पहले इसको माइनस किया, फिर माइनस से भी नीचे दर्जे में चले गया, अब वो थ्रेट के ऊपर चला गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा है। अब कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के मामलात में, इस किस्म के हालात में पाकिस्तान जो एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर कंट्री जो हमारी गिनी जा रही है, इस पर आपने देखें कि बिलावल जो है वो गया उधर अमेरिका में गया जो बाइडेन से, और ये कहा गया कि इमरान खान की जो अमेरिका की तरफ फॉरेन पॉलिसी है वो फेल होगी और पाकिस्तान के जो मामला को खराब करने में, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसको खराब करने में इमरान खान आगे आ गया है। अब खुद देखें वहां से वो आया, एक पता नहीं महीना एक रहकर आया, उसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सब के सब वहां पे गए, जिसमें DGISI भी शामिल थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी थे और दूसरे जनरल्स भी शामिल थे। वो वहां पे 7-8 दिन रह कर आए हैं और वहां पे ऑब्वियसली पेंटागन और कैपिटल हिल और उनकी जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने बातचीत की। लेकिन जब वापस आए तो जो बाइडेन ने जो बयान दिया वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा जो मुल्क है जिसके वो एक खतरनाक मुल्क है जो जिसके जो महफूज नहीं है, जो न्यूक्लियर एसेट जिसके महफूज नहीं है।
अब इससे क्या जाहिर होता है कि आपको ये थ्रेट, फिर कौन सी आपकी डिप्लोमेसी कामयाब हुई है जो आप महीना महीना वहां पर रह कर आए हैं, दोनों हमारी अच्छा, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप। इफ्तिखार साहब यहाँ पे जी मुझे बात बताइएगा, बिलावल के आपने जिक्र किया, तो क्या वाकई ही दुबई के जो डिपोर्ट होने के और जो थे अरशद शरीफ के या उनको वीजा आगे ना देने के और वहां से चले जाने के जो उसके ऊपर बिलावल जरदारी के साइन थे, ये क्या इसमें हकीकत है? देखें, मेरी जो फॉरेन ऑफिस से बात हुई है था, तो उन्होंने इस बात की ना तस्दीक की है ना तरदीद की है, लेकिन क्योंकि जो हेड है वो वजीर खारजा वो बिलावल जरदारी है। अब अगर कोई भी इस हाई लेवल का निकलता है वहां पे, और क्योंकि वजारत खारजा ने ही वहां का जो पाकिस्तान का सफीर है यूएई के अंदर, वो वजीर खारजा के अंडर है बराह रास्त, ठीक है ना, वो उसको कमर जवेद बाजवा या डीजीआई साहब ने तो डायरेक्शन नहीं देनी, ना किसी ऐसे शख्स ने उसको डायरेक्शन देनी है जो उसके अंडर नहीं है। लेकिन ये देखें, क्योंकि ये जो अपने डीजीआईएसपीआर हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कल कहा है कि हमें भी बताया जाए कि ये किसने उनको कहा है कि वहां से निकल जाए, क्योंकि अभी जो है साबर शाकर जिंदा है, उसको इसी तरीके से भगाया गया। साबर शाकर से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम्हें जो भगाया गया, किसने तुम्हें धमकियां दी हैं और किसने कहा है कि यहां से भाग जाओ? अगर ये एक्सपोज हो जाता है। लेकिन मैं इसमें हमारे साथ एक कॉलर है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। तो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। श्योर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी नकवी भाई, मेहमान को भी सलाम हो। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एंड चैलेंजेस। अरे भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे हैं, हालात पाकिस्तान के बता रहे हैं पॉलिटिकल। ये तो सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हैं। मैं भाई से कहूंगा कि क्या तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना पसंद करेंगे? आप दिखा देना नकवी भाई। आप जरूर दिखाएं जी, आप क्वेश्चन करें। शाकर की मिसाल दी, अरशद शरीफ की मिसाल दी। अरशद शरीफ तो एक नहायत ही शरीफ इंसान था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परदेश में किसी का इस तरह बच्चों को छोड़ के चले जाना, यह कोई मामूली बात नहीं है। खुदा किसी को भी परदेश में मौत ना दे, अपने खानदान से दूर। अल्लाह ताला उसकी आने वाले मंजिलें आसान करे, हम दुआ गो। बिल्कुल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा साबर शाकर की बात की, दूसरी, क्या आप भूल गए हैं हामिद मीर के साथ क्या हुआ था? क्या आप भूल गए हैं तूर के साथ क्या हुआ था? क्या आप भूल गए हैं JTB वालों के साथ क्या हुआ था? उसके बच्ची स्कूल छोड़ने गया था और स्कूल के दरवाजे से अगवा करके ले गए थे। क्या ये सारी बातें आपको याद नहीं है? इन पे भी जरा मुझे बिल्कुल याद है। आप क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। इनके पीछे की हकीकतें भी याद करनी है ना साथ साथ। क्या इनका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक नहीं था? एक तो बात ये है। दूसरा ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरा मैं आपसे, मेरी बात सुन लेना पहले, फिर उसका जवाब दे देना। पहले बात सुन। मैंने तस्वीर के दूसरे रुख की बात की है, आपने बातें की हैं। मुझे ये भी मैं बोलूंगा, तस्वीर का दूसरा रुख ये सेम रुख है, दूसरा रुख नहीं है। हमने 2 मिनट बात करनी। ठीक है, ठीक है, आप बाद में इफ्तिखार साहब आपकी बात पे जवाब दे देंगे। आप बात कीजिए। इसके बाद ये है कि आप बता रहे हैं जी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, ये ऐसा हुआ, वो हुआ। पहले तो ये बात है, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह नाजायज होती है जब अदम एतमाद किया गया और अदम एतमाद असम्बली में हुआ, और वो असम्बली में इस तरह अदम एतमाद दे के असम्बली छोड़ के भाग गई एक पार्टी, और आज तक पार्टी वहां दाखिल ही नहीं हुई और आने की कोशिश ही नहीं कर रही। अब फिर सोच रही है वापस आने का। क्या ये बिल्ली चूहे का खेल असम्बली में खेलना, क्या पाकिस्तानी शहरों में लोगों के अवाम के लिए अच्छी चीज है कि पार्लियामेंट को बिल्ली चूहे का खेल बना देना? आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान सारा डूबा हुआ है सैलाब में। 3 करोड़ आवाम सड़कों पे बेगार होकर बैठे हैं, तो आपको लांग मार की सूची हुई है। बस जी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया ना सैलाब वालों के लिए। अफसोस है इस बात का बहुत। आपको जवाब दूंगा या उनसे सुनूंगा? आपका जवाब देना हो तो मैं 1 मिनट में आपका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप इसमें
या आप इसको सुने या भाई नहीं, वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, आप जवाब देंगे। अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं 2 मिनट में आपका जवाब। नहीं नकवी साहब, हर किसी के अपने दलाइल होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके दलाइल से जो है बाकी लोग भी बात होती रहती है। एक बात बताना चाह रही हूँ नकवी भाई, ये कहना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आप जो दलाइल दे रहे हैं उससे बाकी लोग भी मुत्तफिक हों, वो आपसे मुत्तफिक नहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो भाई बात कर रहे हैं उनसे एग्जैक्टली वो नहीं कह रहे कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हों। जरूरी नहीं है कि उनके साथ भी सारे मुत्तफिक हों। वो कब कह रहे हैं कि आप मुत्तफिक हों? या आप बात करें या उनसे बात करने दें, एक बात करने दें। मैंने तस्वीर के दूसरे रुख की बात की है। जी जी, अब तीसरी बात ये है, चौथी बात ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 करोड़ के आवाम जो डूबे हुए हैं और बेघर बैठे हुए हैं, ना उनके पास मकान है, ना घर है, ना खाने को है, और आप लोग लॉन्ग मार्च के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या उन 3 करोड़ आवाम का आपको एहसास नहीं है? क्या उसको नहीं आप समझ सकते कि वो बेघर है, उनकी कुछ मैडम आप क्वेश्चन ले लें और उसके बाद फिर बाकी सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि अभी 11 मिनट आपने। तो मेरे भाई तस्वीर के दूसरे रुख को भी साथ रखें सामने और फिर बात मैं करें, फिर हम आपकी बात बड़े शौक से सुनेंगे। एक तरफ रील चलाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर आप इसका मतलब है कि आप एक बार लेके चले दूसरी साइड के फैक्ट्स भी बताते हैं अभी आपको इफ्तिखार साहब, दूसरी साइड के फैक्ट्स भी बता देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जरूरी नहीं नकवी भाई आपके पास जो बात हो वो 100% सही हो और हमारी बातें जो है वो गलत हो, ऐसा नहीं होता। जी देखें मेरी बात सुने, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो उसको क्या किया, आप इस बात पर जो ये जो अरशद शरीफ का जो मर्डर है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो हामिद मीर के साथ हुआ है। मैं कब कहता हूं कि हामिद मीर के साथ ज्यादती नहीं हुई? उसने जो है उसने बराह रास्त नाम लिया था DGISI का, उस वक्त के DGISI का, ठीक है ना, और उसके बाद बावजूद इसके पूरा वो चलता रहा ISI की जो उसके खिलाफ, उसके पास कोई एक सबूत नहीं था। उसका भाई आमिर मीर जो है वो बोलता रहा कि हाँ जनाब मेरे भाई को ISI के चीफ ने बराह रास्त उसका नाम लेकर उसने कहा कि उसने मुझे गोलियां उसने चलवाई। हालांकि जो जनरल जावेद बाजवा के साथ एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो जावेद मेंगल है जिसने उस पर गोलियां मरवाई, अगर ऐसी बात है तो हामिद मीर करे DGISI के ऊपर केस, ठीक है ना। और बाकी जो अफसार की बात कर रहे हैं वो दूसरा रुख। मैं कहता हूं किसी जर्नलिस्ट के ऊपर भी तशद्दुद हुआ हो, ठीक है ना, वो एजेंसियों के ऊपर ही आ रही है बात ना, तो वो तस्वीर का यही रुख है कि एजेंसी जो है वो या जो कोई भी बैठा, मैं कहता हूं इफ्सार के ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हामिद मीर पर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, अरशद के भी होनी चाहिए थी, साबर शाकर के बाद। आप साबर शाकर का नाम लेकर उसको दुख क्यों पैदा हो जाता है? ठीक है ना, मेरा वो हामिद मीर के बारे में वही है, उसकी जेन्युइन उसकी रीजन जो होनी है उसका केस लड़ना चाहिए। उसको जनाब वो एजेंसी जो है वो सामने आए, बताएं कि उसको गोली किसने चलाई थी, ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन तो इन्हीं एजेंसीज ने करनी है ना, तो जो जिसका आप बात कर रहे हैं। दूसरा आप बात कर रहे हैं कि जी वो सलाब आ गया था, ये मार्च कर रहे थे सलाब में, मुझे बताएं कि कोई इनमें से आपके जो इस वक्त जो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान ने एक 3 घंटे के प्रोग्राम में 11.5 अरब रुपए जमा करके दिखाए। इनकी जरूरत हुई है कोई किसी एक बंदे की, किसी एक शख्स की आकर वो बताए कि जनाब इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं वो तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ बैठे हुए हैं और इधर अलग रुख है, तो उसमें आकर क्या उसने बताया कि जनाब 1 रुपया भी कोई इनको देने के लिए तैयार है? क्यों नहीं तैयार इनको देने के लिए? इनकी जरूरत क्यों नहीं की उधर आके वो 1 रुपया भी इकट्ठा करें, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो बल्कि छोड़ें आप, अगर हम सियासत से बिल्कुल न्यूट्रल भी हो जाएं, एक इंसान की हैसियत से सोचे तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि किसी सियासी पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतन नहीं है। और मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करूंगी कि मुझे ये हमारे हम पाकिस्तानियों को ये अफसोस क्यों नहीं होता कि वो लंदन आने वाली वो खातून जो अपने आप को पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा एक समझती हैं कि वो बहुत उनकी पाकिस्तान के हक में हैं और बहुत मोहब्बत करती हैं, आप उन खातून की ऊपर पहने हुए कपड़ों, आप उनके जूतों, आप उनके कोट्स, आप उनके बैग से अंदाजा लगाएं कि वो 50,000 पाउंड की कम से कम एक पूरी चीज होती है, एक पूरी इंसान 50,000 पाउंड की उनके ऊपर चीजें पाई जाती हैं। आप लोगों को अपने ऊपर तरस क्यों नहीं आता कि ये हमारे दिए हुए पैसे हैं, ये हमारे टैक्सेस हैं, ये उनके पैसे नहीं हैं? इस पे ही क्यों गम नहीं होता? सियासत को तो साइड पे छोड़ दें। मैं इन भाई को दिखाई है तस्वीर का दूसरा रुख। एक मिनट इफ्तिखार साहब, एक और कॉल है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आपकी खिदमत में भी और इफ्तिखार चौधरी साहब की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूं और थैंक यू इफ्तिखार साहब, आपने वक्त निकाला और आज अच्छी गुफ्तगू हो जाए बजाय इसके कि हमको डीरेल कर दिया जाए और वो 45 साल गिद्ध जो है वो हमारे हर लम्हे को नोचने के लिए हर वक्त, वो हमें यहाँ से वहां कर देते हैं। उन्हें सोचने दीजिए, उनका काम है ये, उनको सब अच्छा लगता है। 40 साल से सिंध में हुकूमत है, आज तक पानी नहीं है वहां पे, जो कुछ है वहां वो सब समझते हैं। इंग्लिस्तान की फजाओं में रहकर वो सिंध के दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो एवन फील्ड चले जाए, जरा सा आगे पीछे हो जाए, शायद कुछ बेहतर हो जाए। एनीवे, इफ्तिखार साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गुजारिश ये है कि एक तो जो हमारे भाई का कत्ल हुआ है जिस अंदाज में, और वो हर जी शऊर जानता है कि वो सब कैसे हुआ और क्या हुआ, किन ताकतों ने उसको मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़े, किन ताकतों ने मजबूर किया कि उसको दुबई से दरबदर कर दिया जाए और वो एक ऐसे मुल्क में चला जाए कि जहां जो मशहूर है पूरी दुनिया में टारगेट किलिंग के लिए और हर बात के लिए, ऐसा शख्स जो है हमने खो दिया। और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान की कौम का ये फैसला करना कि लॉन्ग मार्च के लिए आगे बढ़ना है। अब इन दोनों मराहिल को आप कैसे देखते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? जनाब सर, थैंक यू। देखें, बड़े अच्छा आपने सवाल किया है। ये जो लॉन्ग मार्च है या अरशद शरीफ का कत्ल है, शहादत है, मैं ये समझता हूं, आप जाहिर है कि तस्वीर का तीसरा चौथा रुख भी कुछ लोग निकाल लेंगे। मेरे नजदीक ये है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है आपका साइफर, जो जहां से ये सारा सिलसिला जो रजीम चेंज हुई है। जो इमरान खान, ठीक है, वो पहले तो कह रहा था कि जी साइफर है, तो ये कह रहे थे कि साइफर है ही कोई नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं, खुद ये घड़ लिया है, फिर कहा साइफर चोरी कर लिया। अच्छा, वो भी मैं छोड़ देता हूं इस बात को। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की कि मेरे नजदीक, अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू, हमारी भी मुलाकात हुई थी, रिसेंटली उनका इंटरव्यू भी हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर जो है वो एनवेलप में भेजा, सील्ड भेजा, और मैंने कहा कि इस पर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म करें या कमीशन बनाएं या ये चीज तय करें कि वाकई कुछ साइफर एग्जिस्ट करता है। साइफर का मतलब क्या कि कोई CIA की तरफ से या डोनाल्ड लू की तरफ से जो रजीम चेंज हो रही है या हुई है या कर दी गई है, तो वो वाकई उसमें कोई हकीकत है, और उसमें जनाब अगर हकीकत है तो वो, या नहीं है हकीकत, दोनों सूरतों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आला तरीन अदलिया का सबसे बड़ा जो ओहदा होता है पाकिस्तान में, वो उनको वो भेजा गया। अभी तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना उस पर कोई डेट पड़ी है या जो सिलसिला चला है। जहां तक दूसरी बात है, ये अरशद शरीफ का भी इसी बात पर मुझे आप बताएंगे, 16 FIR हुई है अरशद शरीफ पर, वो पाकिस्तान में हुई है। आज DGISPR ये कह रहे हैं, बाबर इफ्तिखार साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम भी समझते हैं ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जो मेन कॉज है, बोन ऑफ कंटेंशन है, कि अगर वो पता चल जाए कि बाकी साइफर एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉन्ग मार्च भी आज खत्म हो जाएगा। मैं 100% ये कहता हूं कि अगर ये कंफर्म हो जाए DG अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो साइफर एग्जिस्ट नहीं करता, या साइफर जो है वो झूठ का प्लंडर है, या वो उसके अंदर वो इस तरह की कोई बात है ही नहीं कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज के अंदर CIA या दूसरी जो फोर्सेज हैं और पाकिस्तान के अंदर उसके कोई एजेंट हैंडलर्स बैठे हुए हैं। और जहां तक दूसरी बात है अपना ये सैलाब की, तो सैलाब में मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, जो हम डैम्स नहीं बना रहे, जब हमारे पास पानी नहीं होता तो हमारे यहाँ खुश्की हो जाती है। यहाँ पे जब पानी आता है तो हमारे पास डैम नहीं होते, और इंडिया आपका दुश्मन है। उन्होंने जब भी ऊपर से पानी जब आता है चनाब से या ऊपर इंडिया की तरफ से जब पानी आता है तो वो खोल देते हैं पानी, और पानी यहाँ तक टेल एंड तक जाता है और वो तबाही फैलाता जाता है। और अभी जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है।
और उसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका भी कोई रूल है, जो जिक्र जो है जिसका इमरान खान ने अपने दौर में किया था मौसमियाती तब्दीलियों के हिसाब से, कि फिर जो बिलियन ट्रीज या इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट है उसमें लगाने की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक जो है नेशनल डायलॉग की भी जरूरत है इस बात पे, और दूसरा ये है कि सबसे पहले जब तक जो कुत्ता जो है वो कुएं से नहीं निकाला जाता उस वक्त तक कुआं पाक नहीं हो सकता। जी अपना शहर जी। अच्छा बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ये भी एक सवाल पैदा होता है थोड़ा सा कि जो कहा बहुत सारे जो दूसरे और सहाफ़ी थे उन्होंने ये भी कहा, कुछ जो हैं कि जो है अरशद शरीफ साहब जो थे वो बहुत आउटस्पोकन थे और बहुत जज्बाती भी थे, और जज्बात में वो कभी एक साइड लेते थे तो फिर उसी के हो जाया करते थे, और फिर उसके ऊपर बहुत अपने जो दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स जो होते थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते थे, और फिर चाहे कोई सही दलाइल भी पेश किए जाते तो वो उससे जो है अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करते थे। तो क्या ये भी वजह थी कुछ उनके? देखिए मैं ये अर्ज करूं ना, पहले तो वो 16 FIR जो इधर पाकिस्तान में दर्ज हुई हैं, ठीक है ना, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करनी है ना, कि वो किस बुनियाद पर किस चीज पर और कौन सी ऐसी बात हुई थी कि उन पर इस तरह के मुकदमा, जो दहशतगर्दी के मुकदमा भी दर्ज हो रहे हैं, ये किसने किए हैं, ठीक है ना। और जो उनकी गुफ्तगू होती है वो भी चेक करें कि मतलब वो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। एक लेटर आज भी ARY पे भी चल रहा है, वो लेटर जो उन्होंने बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि मेरी जान को खतरा है, ठीक है। अब वो जो बात कर रहे हैं दूसरे साहब के जी, वो जो है वो भागा, वो क्यों भागा है? आप मुझे बताएं, अपने बच्चों को छोड़कर साबर शाकर वो भागा क्यों? भागा समी इब्राहिम पर जो मुकदमात हुए, मैं कहता हूँ अहमद मीर पर क्यों गोलियां चली, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? ये जो दूसरे जो साहब हैं, ये जो आपके पैमरा के चेयरमैन रहते अफसार आलम, उनको पर वो जैसे उन पर फायरिंग की कि वो मारा गया उनको, मतलब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं है? ये तो हमारी एजेंसीज है। मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया इमरान खान के दौर में, ऊपर तशद्दुद किया गया, वो किसने किया था, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये मेरा ख्याल है इंटरलिंक्ड है सारी। ये सिर्फ ये सलीम शहजाद को मर्डर किया गया था, वो भी जर्नलिस्ट था, उनके ऊपर एक एजेंसी पर उसका इल्जाम लगा था, तो ये सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं। अब मैं ये समझता हूं कि आउटस्पोकन होना, मतलब काफी लोग आउटस्पोकन है जो, लेकिन कंटेंट वो पेश कर रहा है, हम उस पर बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं ये बंदा चोर है, उसको कहता है कि ये उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये देखें, ये फलां जो पनामा लीक्स हुए थे, वो जाहिर है उसमें इमरान खान तो नहीं बना था, वो तो नवाज शरीफ के अपने दौर में आया था पनामा लीक्स, और GIT बनी थी, और GIT के अंदर ISI और MI के लोग शामिल थे जिन्होंने उनको डिक्लेयर किया था, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने कहा कि सिसिलियन माफिया है ये। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना। आउटस्पोकन होना, तो आउटस्पोकन देखे ट्रुथफुल होना मैटर कर रहा होता है, क्या आउटस्पोकन होते हुए क्या वो ट्रुथ बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर उनको किसी एजेंसीज की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इश्यूज हैं, तो वो मुतलका डिपार्टमेंट, देखें पहले होता था आसिफ गफूर साहब के जमाने में कि वो आंख बढ़ा के वो जर्नलिस्ट के साथ काफी वो मीटिंग्स किया करते थे, उनको बताया करते थे, जो उन पर बड़े सख्त क्वेश्चंस किए जाते थे तो वो उनको रिस्पॉन्ड करते थे। तो मेरा ये ख्याल है एक तो फकदान है कि हमारे जो मुक़्तदर अदारे हैं या रियासती अदारे हैं, उनके और सहाफियों के दरमियान जो एक गैप मौजूद है, जो मैं ये समझता हूं, ठीक है, उन गैप को फिलअप होना बड़ा जरूरी है। आप देखें दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें जो सहाफी होते हैं वो सहाफी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, उनके साथ मिलकर उनके नेशनल इंटरेस्ट को वो फुलफिल करते हैं। और इसी तरह दूसरे जो हैं आपके जो कंट्रीज हैं, अब यूके में देख लें, यूके के अंदर भी इसी तरह के मामला चल रहे हैं। जी सर जी, कॉलर हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, बहुत अरसे बाद आपने आज जी के अरशद शरीफ का बहुत दुख है जी। बाकी जो है ना सैलाब भी जो है ना वो साबका हुकूमत की नाइलिन की वजह से आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत डैम बनाए हैं, बहुत काम किए हैं। मार्च को रोकने के लिए कोई आर्गूमेंट नहीं, सिर्फ नए इलेक्शन की डिमांड के लिए होता है, एक ख्वाहिश है और होना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतर है। बाकी मार्च जो है ना वो सिर्फ मातम के लिए नहीं किए जाते, अपनी सोच बयान करने के लिए भी किए जाते हैं। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा
जी इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाहती थी कि आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पे क्या कहेंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है सिलसिले में? देखिए, इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का किया, ये काफी देर से पेंडिंग था। इसमें कहा यह जा रहा था, ये एकदम उसने ऐलान नहीं किया। 25 मई के बाद उन्होंने पहले ये कहा कि जी 25 मई को एक डिबैकल हुआ था कि वो आए थे इस्लामाबाद और उनको इंफॉर्मेशन थी कि शायद यहाँ पे कत्लो गारत हो सकती है। अब वो कहते बकौल उनके प्रिपेयर नहीं थे, और अभी जो उनका लॉन्ग मार्च है ये काफी प्रोलॉन्ग होते होते अब इस स्टेज पे पहुंचा कि उन्होंने जुमे को ऐलान किया कि वो आप इधर आए। और ये जो ऐलान है वो उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है कि इनकी जो बैकडोर एक जो डिस्कशन हो रही थी या नेगोशिएशंस हो रही थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ बातचीत चल रही थी, और बातचीत जो है उसके जो पिवटल रोल प्ले कर रहे थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे आरिफ अलवी साहब थे। अब ये जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो बातचीत नाकाम हो गई। अब जो एस्टेब्लिशमेंट होती है जो वो कभी जो है वो ऐसे मुर्दा घोड़े पर नहीं वो अपना जुआ खेलती या उसके साथ अटैचमेंट करती। उनको पता है कि 2 अभी इलेक्शंस हुए हैं, दोनों में इमरान खान ने क्लीन स्वीप की है। कराची की सीट छोड़ दें जिसमें वो इमरान खान देखो 7 सीटों में से वो 6 सीटें जीत गया। 7वीं सीट पर उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कराची में ये धामली के बारे में उन्होंने कहा है कि जिसपे उनका जो वहां का लोकल जो था उनका प्रेसिडेंट ईंटें मार के उनको जख्मी किया गया, और धामली की जो बात वो खुद इलेक्शन कमीशन ने भी की है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जो वो अपने हकूक के लिए बात करें, जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये जो तमाम जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो साइफर से शुरू हुई है, रिजीम चेंज के बाद हुई है। अब क्योंकि महंगाई और अब डॉलर को आप देख लें कि कहां पे चला गया है। इसाक डार के आने के बावजूद भी वो कहा जाता कि वो जादूगर है, को डॉलर को नीचे ले आएगा, वो नहीं हो सका। जी सहर जी कॉलर हम शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, नवाज बट जी नवाज भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आपके मान है इफ्तिखार चौधरी साहब। ये माशाल्लाह काफी सारा दिन चलता रहेगा सिलसिला पॉलिटिक्स का, यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड चैलेंजेस। तो हम मौला कायनात के खसूर थोड़ा सा नजराना पेश कर दें। क्या हाल है आपका? जी बिस्मिल्लाह करें। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मुश्किल में मुश्किल कुशा अली जरूरी है, मुश्किल में मुश्किल कुशा अली जरूरी है, मिलने के लिए खुदा अली जरूरी है। तुझसे हरम में कमी थी, तुझसे हरम में कमी थी, काबे में रौनक नहीं थी। रब ने क्या फैसला, रब ने किया फैसला, अली जरूरी है। बहुत खूब। और खैबर फतह जब हुआ, न मरहब किसी से मरा ना। खैबर फतह जब हुआ न मरहब किसी से मरा ना। कहने लगे मुस्तफा अली जरूरी है। बहुत खूब माशाल्लाह। और हर शेर बाजी जहां जहां नबी, ये शेर इनकी नजर करता हूँ चौधरी साहब की नजर माशाल्लाह साहिब इल्म है, ये साहब सियासत है हमारी तरह सबकी तरह। जहां जहां नबी वहां वहां अली जरूरी है, मुश्किल में मुश्किल कुशा अली जरूरी है, मिलने के लिए खुदा अली जरूरी है। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरज। जी एक और कॉल शामिल कर लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हमारे साथ है? ये कमर काज़मी बात कर रहा हूँ। जी कमर काज़मी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अल्लाह पाक का हमारा पैदन पाक की जुतियों का सदका सब खैरियत है। जी बात ये है कि मैं कभी कभी आपके इधर आने की जिसारत करता हूँ। जी हमारी तो पहली तो बात ये है कि हम जितने भी अहले तशी हैं, हमारी तो पहली नंबर पे कोई सुनवाई है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में। हम जबर जुल्म का शिकार है, चाहे नून लीग हो चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो, हमें आज तक हमारे हकूक तो मिले नहीं। एक बंदा गुजरा मुफ्ती जाफर, जिसने उस वक्त, हम तो छोटे थे लेकिन उस वक्त हकूक लेके दिए।
ये कि जो जबरन ज़कात काटी जाती है वो हमसे नहीं ली जाती। अब अगर आप डिक्लेयर कर दे कि आप शिया हैं, बाकी रिस्पेक्ट के साथ ये इफ्तार चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े एनालिसिस हैं। मैं तो आज पहली दफा इनका चेहरा मुबारक देख रहा हूँ। पहली बात ये कह रहे थी इस जो अपना हदायत टीवी है, इनको तो पॉलिटिक्स पे डिस्कस करनी नहीं चाहिए। नहीं जी, पॉलिटिक्स हमारा इस्लामी चैनल है, हमें अपने काम थोड़े हैं जो हम ये दुनियावी बातें लेके बैठ गए हैं। दीन जुदा हो जाए सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत दीन ने किसी एक चीज को नहीं किया। मेरी प्यारी बहन फिर माविया ने की ठोक के, तो आप क्यों नहीं करती उसके, मतलब क्यों हम उसको फिर छुपाते हैं? वो तो अपना अपना, वो तो हम तो वाजे कर रहे हैं, राइट टीवी तो वाजे करता है ना कैसे। हदायत टीवी पे इतनी जरूरत है कि मातम को सरेआम दिखाएं। जी है, बिल्कुल है, दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? मुझे कोई एक क्लिप दिखाएं जब लाइव बात करते हैं आप। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे शुक्रिया नहीं, बात काट रही होती है क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं। चोर चक्का चौधरी कल्लूची रन प्रधान। तो अपनी जो तमीज पहले सीखिए। सबसे पहले जो एक अगर आप फॉलो करते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, तो सबसे पहले बात करने की तमीज़ सीखें, अल्फाज चुनने की तमीज़ सीखें। फिर आप अपने आप को एक शिया कह सकते हैं, फिर आप अपने आप को अली का फॉलोवर कह सकते हैं। अली अलैहिस्सलाम के पास जितनी बहादुरी थी उतना ही सब्र भी पाया जाता था, हिकमत पाई जाती थी, विजडम पाई जाती थी। वो बिला सोचे समझे अल्फाज जो है मुंह से नहीं निकाला करते थे। बहरहाल एक कॉल शामिल कर लेते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। सर छोड़, लंबी बात नहीं करते ऐसी कॉल पे। जी जी छोड़ देते हैं ऐसी बात को, इसलिए काट दिया मैंने। भाई साहब अगर हिम्मत है, अगर सुन सकते हैं तो तस्वीर का दूसरा रुख फिर दिखाने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी दिखाइएगा नकी साहब। मुझे पता है टाइम नहीं है। मैं आपसे भाई साहब ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, अभी अरशद शरीफ की भी बात की आपने, वो अरशद शरीफ को किसने कहा कि मुल्क से बाहर चला जा, जबकि पख्तूनख्वा में भी उनकी अपनी हुकूमत थी। आपने भी अपनी बड़ी मजेदार बात की है, सब कर रहे हैं। उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? उसको मुल्क का किस बुनियाद पे कहा कि तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ? आपने पख्तूनख्वा में भी उसको ले सकते थे, रख सकते थे। और दूसरा ये जो बार बार ये फ्लैट की बात करते हैं, जी लंदन में रहते हुए बात कर रहे हैं। मेरे भाई लंदन में हो, अमेरिका में हो या कहीं भी हो, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम लंदन में रहने की बात नहीं करते। लंदन में आप भी आए हैं, सब आए हैं, रोटी कमाने के लिए आए हैं, मजदूरी के लिए आए हैं। लंदन का ताना न दिया करें, क्योंकि जहां भी रहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का साथ देंगे। इसलिए जरा इस पे थोड़ी सी कम बात किया करें लंदन में रहने की। वो पाकिस्तान रहते हैं, चाहे वो लंदन के अंदर करप्शन है, चाहे मक्के के अंदर करप्शन है। मुझे ये बताएं। नहीं, वो मैं वो बात कर रहा हूँ ना, तस्वीर का दूसरा बताया था, उसका बताएं कि किसने कहा मजबूत किया। दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि अब तक 4 साल में आप लोगों ने जो कुछ किया मुल्क के साथ, जो मुल्क के साथ हुआ है वो आपके सामने है। कोई एक भी कोई बात की हो अच्छी तो बता दें, हम आपके मान जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। तो 4 साल में आपने अगर कुछ नहीं किया तो अब किस बुनियाद में, किस बेस पे आप ये कह रहे हैं कि हम आएंगे करेंगे? वो ही पुरानी बात करेंगे। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। एक और कॉल शामिल करना मुझे। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। एक और दोबारा मुझे नवाज को आना पड़ा कि ये जो आते हैं हम बातचीत करते हैं तो ये पंजाबी में कहते हैं पुन की बात करते हैं, यानी कि बड़ी अक्लमंदी से इजहार करते हैं कि लाखों करोड़ों सुनते हैं कि ये बेहुदा बातें करने का कोई मकसद नहीं है। ये कि क्या काला ने फरमाया है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि पहले सोचो फिर बाद में बोलो। ठीक जी। तो खुदा ना इस प्रोग्राम को, इसको मजाक मत बनाइए हदायत को। अल्लाह आपको हदायत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। जी इफ्तिखार साहब, मतलब नकवी भाई ने बहुत ही सियासी बयान दिया है कि लंदन रहते हैं, को कमाने के लिए नहीं आए हुए, वो यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं। देखें मेरी मेजॉरिटी जो है, हम भी लंदन में गए हैं, मेरी फैमिली जो है वो मेजॉरिटी जो है बाहर रहती है, लेकिन वो कमाने के लिए गए। कमाना कोई दिन रात मेहनत करते हैं।
दिन रात मेहनत करते हैं। असल में जो पैसा जिससे कमाई आप करते हैं, अगर आप करप्शन के पैसे से ऊपर मेरे पैसे अगर आप चोरी कर अगर फ्लैट बनाती हो तो मैं ऑब्वियसली आपसे पूछूंगा कि मैडम आप बताएं कि ये आपको फ्लैट में रहना जायज है? मैं उस बात पे हमें ये फ्लैटों की बात करते हैं तो वो उसका यही कहते हैं कि भाईजान आपसे रसीदें पूछी गई थी। हाँ, अपना हक से उन फ्लैटों पे इफ्तिखार साहब, हमारे टैक्सेस के पैसे लगे हुए हैं, हमारा हक है पूरा उनके ऊपर। ऑब्वियसली मेरे पैसे लगे, आपके पैसे लगे, मेरे टैक्स के पैसे, मेरे वहां के 22 करोड़ अवाम के पैसे लगे हुए हैं। अगर हलाल के पैसों से आप बनाएं तो आपको एक पूरा लंदन खरीद लें आप। बेशक आपको किसने रोका है कि आप लंदन हलाल के पैसों के साथ, ठीक है ना? लेकिन आपको जब पूछा जाता है कि आपने 10 लाख रुपए टैक्स दिया, वो 414 रुपए दिया आपने उस वक्त जिस वक्त आप लंदन में फ्लैट खरीद रहे थे, फिर आप क्यों कहते थे कि मेरी लंदन पाकिस्तान तो क्या मेरी दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में क्या मेरी पाकिस्तान में कहीं जायदाद नहीं है? बाद में खुद ये उनका भाई कहता था अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी हमशीरा के हैं, ठीक है ना? वो मैंने तो नहीं कहा था, ना आपने कहा था। अगर आपकी हमशीरा के हैं तो आप बताएं तो सही कि आपने ये पैसा कहां से लिया है? आप कमाने के लिए जा रहे हैं, आपको किसने रोका आप कमाने के लिए जाएं? लेकिन आपको हराम कमाने की या लूट के पैसों के साथ आपको ये इजाजत नहीं है वहां पे लेने के लिए। अभी भी यही बात हुई है, आपने नैब के लॉस चेंज कर दिए। क्यों चेंज किए हैं? 11 अरब रुपए के केस माफ क्यों करवा लिए? ठीक है ना? आप जो है वो आके बताएं। आप देखें आपका जो डेविड कैमरॉन था वो किस वजह से चला गया कि वो एक वोट के पॉइंट समथिंग के वोट की वजह से उसने कहा कि जी क्योंकि मैं अलहदा नहीं हो सकता तो अवाम के, तो वो अलहदा हो गया उसके साथ। आप देखें उसके आप लिस्ट ट्रस्ट जो है वो महंगाई पे काबू नहीं पा, वो चली गई यहाँ से। और दूसरा अभी आपका ऋषि शायद आ रहे हैं सोने। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपको हलाल कमाने में और जितना मर्जी कमाने में कोई कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं। इस्लाम जो है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जो है कि इसमें ममाने थोड़ी है। ये तो कहते हैं हलाल जितना मर्जी कमाओ अपने, और फिर जो है कुल लफ उनमें से जो बच जाए वो आप लोग बांटे उनको, वो भी एक सिलसिला शुरू है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जो भी हम बात कर रहे हैं लंदन के क्या किसी के भी जायदाद हो जो लूट के पैसे से हो वो नहीं होनी चाहिए। लंदन क्या अमेरिका क्या, चाहे वो इमरान खान अगर निकलता फिर उसको भी निकालें, ठीक है ना? हमारा तो इमरान खान कोई मामू का बेटा थोड़ी ना है, वो भी करप्शन इस तरह बनाएगा चीजें बाहर निकल के, तो उसको भी करेंगे बिल्कुल। और पता नहीं फिर वही बात कर रही हूँ कि इफ्तिखार साहब क्यों एहसास नहीं होता कि ये हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्सों के पैसे हैं, इन पर दुख क्यों नहीं होता जिस पे ये याशी कर रहे हैं। एक जो कुछ भी है आप ये देखिए कि अभी दूसरा सवाल जवाब दे दीजिए कि अरशद शरीफ पख्तूनख्वा में क्यों नहीं उसने पनाह ली, जैसे कि कातिलों के हाथ पख्तूनख्वा तक तो पहुंचते नहीं, अगर कीनिया तक पहुंच सकते हैं तो पख्तूनख्वा तक तो पहुंचने नहीं थे। नहीं, यही बिल्कुल आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह, क्योंकि जिनके साथ उनके इख्तलाफात थे वो एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे और उसके बाद जो एजेंसीज हैं उनकी एक्सेस पख्तून क्या बाहर भी होंगी, ठीक है ना? तो जिनके ऊपर इल्जामात या उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं वो पख्तूनख्वा में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? अब पख्तूनख्वा के अंदर अभी रिसेंटली टीटीपी वाले जो हैं तालिबान तरीके तालिबान वाले, आपने इस बात में क्या देखा नहीं है कि जी हजारों लाखों का जो जुलूस निकला हुआ है कि भाई इस वक्त हम आपको अलाउ नहीं कर सकेंगे, हम अमन के लिए हम बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर मजीद जो है ना नाके लगेंगे ना इस किस्म की कोई हरकत हम करने देंगे। पहले हो गया जो कुछ हो गया फजलुल्लाह रेडियो के जमाने में, जो मालाकंड वाला नफाज शरीयत वाला मुल्ला सूफी मोहम्मद था वो कुछ हो गया। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि एक चौक होता था उसको खूनी चौक कहा जाता था, जहां पे जो सीडीज इस्तेमाल करता था, जो गाने का गुलकार था उसकी गर्दनें काट के उसको उल्टा लटका दिया जाता था। जनरल क्यानी में फिर ये ज़रबे अज़ब जो है, फिर उसके बाद रद्दुल फसाद जो हुआ। अब ये अगर दोबारा ये आने शुरू हो गए, जबकि हमें यह बताया गया है कि जी अफगानिस्तान की जो बार्ब्ड वायर है, फेंसिंग है, वो लगा दी गई है, अब उसके अंदर से कोई जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता। फिर ये जो इस किस्म की बातें हैं और ऊपर से जो आपका जो वजीर दफा ये कह रहा है ख्वाजा आसफ के जनाब सबसे पहले ये जिम्मेदारी जो है ये केपीके की गवर्नमेंट की है कि उनको वो कला कमा करे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की है। मैं ये समझता हूं कि बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो आर्म फोर्सेस की ही है, वो पुलिस इस काबिल नहीं है, ना रेंजर इस काबिल है कि उनको सिक्योर कर सके। और क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी में जो भी इन्फिल्ट्रेशन को किसी एजेंट की होती है
वो ऑब्वियसली वो हमारी एजेंसीज का काम है और हमारी एजेंसीज इस काबिल हैं, वो करती आ रही हैं। देखेंगे जो बार भी आपको याद होगा जिस वक्त ये टीटीपी नहीं, बलूचिस्तान ये इसके अंदर केपीके के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया था, 160 के करीब बच्चे शहीद कर दिए थे, तो वो जाहिर वो महफूज थे वहां पे, वो आर्मी के मेजॉरिटी ऑफ आर्मी के पीपल के बच्चे थे ना। तो उसके बाद फिर जनरल रहीद और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ये नवाज शरीफ ही था, उसने बैठा तो उन्होंने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और उसके बाद जनरल रहीद और वो गए थे उधर DGISI जो अफगानिस्तान के अंदर, बाद में मुल्ला फजलुल्लाह रेडियो जो उनका जो तर्जमान था, और रेडियो इसलिए उसको कहा जाता था कि वो रेडियो पर अपने मैसेजेस देता था और तालिबान को वो करता था। आप मुझे बताएं कि ये वो जगह नहीं है जहां पे दाइश जो है, क्या उसको CIA या पाकिस्तान जो अमेरिकन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि दाइश जो है वो क्यों इस तरह फ्लो कर रही है, ठीक है ना। और ये जो तालिबान TTP वाले हैं, ये बावजूद है वहां पे तरीके तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं कि वहां से अभी तक जो है, अभी रिसेंट जो एक मर्डर हुआ था उसका ये अपना अलकायदा के जो थे, तो वो मुझे बताएं वो ड्रोन भी यहाँ से, तो उनको भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा गया कि ड्रोन जो है यहाँ से चलाया गया, ये जो इसका सिलसिला करता है। तो ये कोई इतनी आसान सिचुएशन नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि वहां पे बंदा छुप सकता है, जो बंदे जो है अगर CIA ने बंदा मरवाना है तो वो आप ईरान के वो आपने देखा नहीं है, वो जनरल साहब को उन्होंने ड्रोन के साथ मारा था, ठीक है ना, जनरल कासमी, वो सलमान कासमी क्या नाम था उनका, तो और वो काफिले पर उनके हमला किया था जिस पर ड्रोन अटैक किए थे। या अब ये अगर मर्डर करना है, मर्डर करने के लिए फिर आप वो UAE की मुसैद ने मारा था, UAE के अंदर लिफ्ट के अंदर मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना कि जी अपना वो वहां पे छुप जाता, यहाँ पे छुप जाता, तो उसको गवर्नमेंट से या इसकी खतरा तो नहीं था। अब सिसिलियन माफिया जो है वो अब जो रिजवान है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, डायरेक्टर FIA रिजवान, उनको भी दिल का दौरा पड़ गया था, वो फौत हो गए, ठीक है ना। अब वो इमरान खुद कह रहे हैं कि इमरान खान के जी मतलब 4 लोग जो हैं वो मुझे कत्ल के दरपे पड़े हैं, चाहिए उनको एक चीफ जस्टिस साहब अगर उनको बुलाएं तो बता दें उनको आके। और इसी तरह दूसरे जो हैं आपके जो दुनिया में हाई प्रोफाइल जो मर्डर्स होते हैं, तो वो हाई प्रोफाइल मर्डर जो हैं वो किसी एरिया तक स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है ना। वो किसी भी, आपको खुद पता है कि कीनिया तो वहां से क्यों भागा, ये हमारी तो ये बात है इस पे कि जी यहां से वो भागकर जब उधर गया, अब साबर शाकर जो है वो भी आप कहते हैं ना कि भागा हुआ है, उसको वो नहीं छुप सकता था जाकर। पहले तो ये बात ये है ना कि अगर वो झूठ बोल रहा है या कोई इस तरह की उसका नैरेटिव है या उसने एक बयानिया रखा हुआ है उसने, तो वो पहले तो उस बयानी को डिस्कस करना चाहिए। ये इतना भी क्या उसको खौफजदा कर दिया जाए, वो खौफजदा होकर ही यहां से भागा है। वो अब ये तो नहीं है कि उसको धमकी नहीं दी होगी, साबर शाकर तो जिंदा वो भी भागा हुआ है। ये 16 FIR हुई हैं उसके ऊपर, इस पर तफ्तीश कर लेंगे 16 FIR किस बात पे हुई है, उसने क्या ऐसी बात कह दी को जो हो गई है। आजम स्वाति के ऊपर क्या ऐसी बात हो गई है कि उसको तशद्दुद किया गया, रात के 3:30 बजे उठाया गया। अब दूसरी एक बात सुने, तस्वीर का दूसरा रुख, कि उधर आप लाहौर के अंदर आजम तारड़ भी बैठा हुआ था जिसने इस्तीफा दे दिया इस वजह से, और बिलावल भी वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है ना। और वहां पे ये जो आसमा जिलानी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस में वो हर साल होती है कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर फौज के खिलाफ नारे लगे, ठीक है ना, फौज के खिलाफ गलीज किस्म के नारे लगे। और ये मंजूर पश्तीन भी वहां पे आया था जो PTM का है, और वो उसने भी गलीज किस्म के बारे ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो ये जो वर्दी सिर्फ हमारी मिलिट्री के जनरल्स ने नहीं पहनी, ये हमारे उस स्पाई ने जो खून देता है बॉर्डर के ऊपर जाकर, ठीक है ना, जी उसको खून देता है उसके ऊपर। हमारे जो बच्चे हैं, जो मेजर कप्तान, अब कैप्टन के जो शहीद होते हैं, उनकी जो हैं 1-1, 2-2 माह की बच्चे, जो वो जवान बच्चियां जो हैं वो 24-25 साल की, वो गोद में उठाई होती हैं, बेवा होती हैं, हम उनका खून भूल सकते हैं उनका, ठीक है ना, वो वर्दी नहीं है। तो उस शख्स के खिलाफ जो नारे ये लगे हैं, ये इस खातून जो है मरियम नवाज, इसके जलसे में भी लगे थे जब वो यहाँ पे थी। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो पाकिस्तान आर्मी सिर्फ जनरल्स का भी, जो स्पाई से लेकर जनरल तक, क्योंकि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो दफ्तर होता है वो इट्सेल्फ एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना। वो इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, हम फौज के खिलाफ बात तसव्वुर नहीं करनी चाहिए हमें काम पाकिस्तानी को,
मिनहासल कौम, एक फौज, एक इकाई का काम है, इकाई का नाम है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हम जो भी शख्स इस तरह जो हमारी जो वर्दी के खिलाफ बात करता है, जो हमारे बच्चे शहीद होते हैं बॉर्डर पे जाकर या गोलियां खाते हैं उधर LOC पर, उनके खून की कोई कीमत है, जो हमारी ब्लड की, वो सिर्फ तनख्वाह लेकर काम नहीं कर रहे होते, वो ये तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे होते। जी मैडम। इफ्तिखार साहब, अभी बहुत और सारे सवालात और बातें भी थी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी आपको ज़हमत देंगे ताकि हम मजीद गुफ्तगू जो है वो कर सकें। और बात जो है वो किसी शख्सी सियासत की नहीं है या शख्सियत परस्ती की नहीं होनी चाहिए। बात जो है न्यूट्रल होनी चाहिए, अल्लाह को हाजिर नाजर जान की होनी चाहिए, ना कि आपकी पसंदीदा जो सियासतदान है उसके बारे में होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाता फरमाए और आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा करे। इफ्तिखार साहब, तहे दिल से हम आपके मशकूर ममनून हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल रहे। अल्लाह ताला हम सबको बातिल और हक की जो डिफरेंस है उसका तयन करने में हमारी मदद करे, आमीन। और इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात कल सुबह होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।